पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र के कथांतर पुस्तक में जो कहानियां हैं। तो कथांतर में जो संकलित कहानियां हैं, एक एक कहानी का मैंने एक एक वीडियो बनाया है। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उस कहानी का शीर्षक है सेब। और ये जो सेब कहानी है, ये कहानी है रघुवीर सहाय जी की। रघुवीर सहाय जी की, रघुवीर सहाय। तो सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसमें कथांतर पुस्तक में संकलित है कहानी। तो बाकी कहानियों की तो हम लोग बात कर चुके हैं और आज अपन बात कर रहे हैं सेब कहानी की, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रघुवीर सहाय। कहानीकार कौन है? रघुवीर सहाय। थोड़ा सा अपन रघुवीर सहाय के बारे में देखें तो रघुवीर सहाय जी जो हैं, रघुवीर सहाय, थोड़ा सा हम कहानीकार के परिचय पे बात करेंगे कि कहानीकार जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या भूमिका रखता है। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है वो 1929 ईस्वी लखनऊ में होता है। लखनऊ, सहाय जी का जन्म 1929 ईस्वी कहाँ हुआ था? लखनऊ में। रघुवीर सहाय जी की बहुत बेहतरीन रचनाएं हिंदी साहित्य में आज भी जीवंत हैं। और इन्होंने, जैसे लोग भूल गए हैं, आपने सुना होगा, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो साहित्य में आज भी जीवंत हैं। सहाय जी का संबंध, इन्होंने कहानियाँ लिखना जो शुरू की है वो समय था इनका दूसरा सप्तक, यानी दूसरा सप्तक के जो प्रसिद्ध हस्ताक्षर रहे हैं वो हैं रघुवीर सहाय जी। आप जानते हैं कि सप्तकों का, तार सप्तक की स्थापना अज्ञे जी ने की थी, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो सहाय जी का संबंध कौन से सप्तक से है? दूसरा सप्तक से। इन्होंने अपनी रचनाओं में या अपनी कहानियों में कहें तो मध्यवर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवारों का गहराई से अध्ययन किया है। खासकर मध्यवर्गीय परिवार की जो संवेदनाएं हैं, इन्होंने हर अपनी एक रचना में एक संवेदनाओं को जाहिर किया है, कार्य नहीं किया है, केवल संवेदनाओं को प्रकट किया। जैसा कि समाज में मध्यवर्गीय परिवार जो है वो काम नहीं करता है, केवल संवेदनाएं प्रकट करता है। जैसे कक्षा 12 में भी इनकी एक कविता आपने पढ़ी होगी कि कैमरे में बंद अपाहिज, इनकी कविता आती है। अब कैमरे में बंद अपाहिज में भी इन्होंने एक अपाहिज की संवेदनाएं कहें, भावनाएं कहें, उन्हीं बातों को प्रकट किया। और ये जो सेब कहानी है, इस कहानी में भी सहाय जी ने केवल संवेदनाएं प्रकट की हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। छोटी सी कहानी है, एक सामान्य से एक दृश्य है, एक दृश्य के माध्यम से कथावाचक ने अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। तो आप एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो ये बातें आपको यहीं याद हो जाएगी। थोड़ा सा रघुवीर सहाय जी के बारे में ध्यान रखना कि 1929 लखनऊ में जन्म होता है, दूसरा सप्तक के प्रसिद्ध हस्ताक्षर माने जाते हैं। और हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए हैं, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ रही हैं। और कैमरे में बंद अपाहिज भी इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। और ज़्यादातर इन्होंने मध्यवर्गीय परिवार का विश्लेषण किया है और मध्यम वर्गीय परिवार का जिस तरीके से व्यवहार या चाल चलन होता है, उन्हीं बातों को अपनी कलम के माध्यम से इन्होंने उजागर किया है। तो दूसरा सप्तक वाली भूमिका आप ज़रूर इनकी याद रखें, वहाँ से जुड़ी निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। अब इनकी जो कहानी है उस कहानी का शीर्षक है सेब। इस कहानी सेब जो है ये एक मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय आपको दो तरह का जीवन यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक जीवन तो ध्यान में रखना है मध्यम वर्गीय परिवार कि मध्यम वर्गीय परिवार, और एक होता है निम्न वर्गीय परिवार। एक है निम्न वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार। अब जो कथावाचक है वो है रघुवीर सहाय जी। एक ऐसा दृश्य है कि सहाय जी जो हैं वो घूमने के लिए निकलते हैं और सड़क के किनारे एक दृश्य देखते हैं, और वो दृश्य है
कि सड़क के किनारे एक लड़की है, लड़की के कहीं नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, बस लड़की की शारीरिक भाषा जरूर दर्शाई गई है कि दुबली पतली सुकड़ी से एक लड़की होती है, कपड़े जो हैं वो भी फटे पुराने कपड़े उसने पहने होते हैं, लेकिन उसके हाथ में एक सेब होता है। उस सेब को देखकर लेखक जो है वहाँ उसका ध्यान उस सेब पर जाता है। उस लड़की के साथ उसके पिता भी होते हैं और पिता जो होते हैं वो कुछ आसपास वहाँ ढूंढते हुए नज़र आते हैं। फिर लेखक जब उनसे बातचीत करता है तो लेखक ये जान पाता है कि उस लड़की के जो पिता हैं वो उनके गाड़ी की एक ढेबरी जो होती है वो गुम जाती है, तो गाड़ी का एक ढेबरी है उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं। अब लेखक दूर से प्रथम दृष्टा उस लड़की को देखता है तो दुबली पतली लड़की दिखाई देती है, फटे पुराने चिथड़े कपड़े उसने पहने होते हैं और शरीर में कोई आकर्षण नहीं होता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो लड़की बहुत बीमार रही है, यानी बीमारी का संबंध उस लड़की के साथ जुड़ा हुआ लेखक को नज़र आता है। लेकिन उसके हाथ में एक सेब होता है। अब वो खाने के लिए भी कहती है लेकिन पिता उसे अभी मना कर रहे हैं और वो सेब भी उस लड़की की बीमारी की बदौलत ही उसे मिला होता है। तो लेखक दूर से देखता है, टकटकी लगा के उस लड़की को देख रहा होता है। लड़की को भी महसूस कर रही है कि ये व्यक्ति मुझे देख रहा है, कुछ अनमनी से रहती है, कभी अपनी नज़रें इधर उधर हटा लेती है, कभी पिता की मदद करना चाह रही है, यानी वो ढूंढने में मदद करती है। ये सारी बातें दूर से लेखक देख रहा होता है। लेकिन लेखक देखता है कि जो ये गरीब लड़की है, एक बीमार लड़की है, इसके हाथ में सेब नज़र आता है। तो थोड़ा सा लेखक वहाँ पर उसके दिलो दिमाग में कई तरीके के प्रश्न बनने चालू हो जाते हैं कि वास्तव में इस परिवार के साथ क्या हुआ होगा, या ये लड़की कैसी बीमारी से लगी होगी, ये लड़की किस हालत में जीवन जी रही होगी, इसकी क्या मनोदशा रही होगी, पिता के साथ इसके कैसे संबंध, मतलब विभिन्न भांति भांति के प्रश्न कथावाचक के दिमाग में उठ रहे होते हैं। लेकिन तुरंत ही लेखक अपने उन प्रश्नों को शांत कर देता है और किसके पास जहाँ पहुँचता है जहाँ लड़की और उसके पिता होते हैं। तो ये जाते ही लेखक इस कथावाचक का प्रश्न होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी इस दृश्य को आपको ध्यान में रखना है कि एक दुबली पतली लड़की जो है वो खड़ी है, उसके हाथ में सेब है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, पिता जो है वो पास में गाड़ी खड़ी है और कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा है। अब लेखक जाके पूछता है कि आप क्या क्या ढूंढ रहे हैं, तो लड़की का जो पिता है वो उत्तर देता है कि गाड़ी की ढेबरी है जो कहीं गुम गई है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। लेखक बार बार उससे प्रश्न कर रहा है, बातचीत करने का प्रयास कर रहा है और उस व्यक्ति से बातचीत करने के बाद उस लड़की के बारे में जानना चाह रहा है। उस पिता और बेटी के बातों से लेखक उसके परिवार के संबंध में जानना चाह रहा है और लेखक वहाँ पे एक सहानुभूति प्रकट करना चाह रहा है, अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाह रहा है। लेकिन वो पिता और बेटी हैं, वो किसी भी प्रकार की सहानुभूति या संवेदनाओं को प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें सहानुभूति की ज़रूरत नहीं होती है। वे ये उनकी बातों से ये स्पष्ट नज़र आता है कि हम जहाँ हैं हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन लेखक की आदत है कि वो वहाँ पे अपनी संवेदनाएं प्रकट करना, उनके लिए करना कुछ नहीं चाह रहा, कोई मदद नहीं करना चाह रहा, कोई सहायता नहीं करना चाह रहा, केवल संवेदनाएं प्रकट करना चाह रहा। तो ये उस तत्कालीन समाज के मध्यवर्गीय परिवार की जो दशा है या जो स्थिति है, लेखक अपने उस व्यवहार के माध्यम से इस पूरे समाज की ओर इशारा कर रहा है कि तत्कालीन समाज में जो मध्यवर्गीय परिवार होते हैं वो निम्न वर्गीय परिवार की कोई मदद या सहायता नहीं करते हैं, बल्कि केवल अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक शब्द का अर्थ समझा दूँ कि जिसमें मैं बार बार सहानुभूति संवेदनाएं शब्द प्रयोग में ले रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है। तो एक शब्द होता है सहानुभूति और एक शब्द होता है समानानुभूति, समानानुभूति। इन दोनों शब्दों के अर्थ आपको समझने ज़रूरी हैं कि सहानुभूति क्या होती है और समानानुभूति क्या होती है। तो आप तत्कालीन समाज में जो मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय परिवार हैं उनके व्यवहार को समझ पाएंगे और कथावाचक जो कोशिश कर रहा है उस समय उस बेटी और पिता के साथ बातचीत करके, तो वो क्या जाहिर करना चाहता है ये बात भी आपकी समझ में आ जाएगी। सहानुभूति का तात्पर्य ये होता है
कि जब किसी बीमार या किसी अपाहिज या किसी दुर्घटना घटी किसी व्यक्ति को हम देखने जाते हैं तो हम एक सामान्य बातचीत करते हैं, और जिस समय उस व्यक्ति के पास जाते हैं हम उसके हालचाल पूछते हैं और थोड़ा सा दुख प्रकट कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा चेहरा अपन बना रहे हैं, मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता है, लेकिन ऊपरी तौर पे अपन इस तरीके से बैठे होते हैं ताकि उसे ये लगे कि मेरे दुख से ये भी दुखी है, लेकिन वाकई में हम दुखी होते नहीं। फिर हम आते समय भाई दवाई वाई लेना, टाइम से थोड़ा खान पान का ध्यान रखना, और ऐसा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे एक औपचारिक बातें करके हम वहाँ से निकल जाते हैं। तो केवल हम जो सांत्वना दे रहे हैं या ये औपचारिकता निभा रहे हैं वो क्या है? सहानुभूति और समानानुभूति से आशय है कि जैसे अपने किसी प्रिय के साथ कोई दुर्घटना घटती है और जैसे ही हम वो समाचार सुनते हैं तो हमारी आँखों से भी आंसू निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। इसका मतलब जो उसे दुख हो रहा है ठीक वही दुख हमें भी हो रहा है। माना कि किसी की दुर्घटना में टांग टूट गई, हम देखने गए, तुरंत अपनी आंखों में आंसू आ गए, मतलब वो टांग उसकी नहीं अपनी ही टूटी है। जब ये अनुभूति हो जाती है उसे हम क्या नाम देते हैं? समानानुभूति। तो यहाँ पर जो दृश्य मैं बता रहा हूँ इसमें समानानुभूति नहीं होती है, केवल क्या हो रही होती है? सहानुभूति प्रकट हो रही है। तो आप दोनों शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ कथावाचक जो है वो मध्यम परिवार से है, वो एक केवल निम्न वर्गीय उस दृश्य को देखकर उन लोगों के साथ एक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, सहानुभूति प्रकट करता नजर आता है। लेकिन वो बेटी और पिता इन संवेदना और सहानुभूति की उनको ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये बच्चे के बारे में बातचीत करता है कि शायद लड़की बीमार है, तो पिता उत्तर देता है हाँ ये बीमार है और इसको कई इंजेक्शन भी लग चुके हैं। फिर लेखक फिर उत्सुकता उसकी बढ़ती है कि क्या बीमारी है ऐसी इसको, तो उस लड़की का पिता उसे उत्तर देता है कि इसे मोती जरा हुआ है। तो लड़की को जो बीमारी तो बताई गई है वो क्या बताई गई है? मोती जरा। और वो पिता ये भी कहता है कि इसको कई इंजेक्शन लगे हैं और लग रहे हैं। तो लेखक के मन में ये भाव आता है कि शायद इस बीमारी के फलस्वरूप ही उसे ये सेब नसीब हुआ है। अन्यथा एक निम्न वर्गीय परिवार में सेब का या कहें कि फलों का सेवन करना शायद एक गरीब या निम्न वर्गीय परिवार को ये फल उपलब्ध नहीं होते हैं। तो लड़की बीमार है और बीमारी के कारण ही इसे ये सेब दिया गया है। तो यहाँ इनकी जो हालत होती है, फिर जब वो पिता डिबरी ढूंढ रहा होता है, नहीं मिलती है, बीच बीच में वो लड़की भी अपने पिता की मदद करना चाह रही है, यानी वो भी ढूंढने का प्रयास करती है। अब लेखक जो है या कथावाचक कहें तो ज़्यादा उचित होगा, तो कथावाचक सिर्फ वहाँ खड़ा है और खड़ा खड़ा उनसे प्रश्न कर रहा है और जवाब पा रहा है, बस बातचीत कर रहा है, लेकिन उनके काम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहा होता है। तो कहने का मतलब कि तत्कालीन समाज में मध्यवर्गीय परिवार निम्न वर्गीय परिवार की कोई सहायता या मदद नहीं करता है, केवल संवेदनाएं व्यक्त करता है, सहानुभूति प्रकट करता है, इससे ज़्यादा वो उनके लिए कुछ भी नहीं करता। शायद यहाँ लेखक हमें इस ओर संकेत कर रहा है कि हमें केवल संवेदना या सहानुभूति प्रकट न करके हमें निम्न वर्गीय परिवार की मदद या उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर हम समर्थ हैं तो असमर्थ या असहाय जो लोग हैं उनकी सहायता और मदद हमें करनी चाहिए, न केवल उनसे प्रश्न करने चाहिए, जैसा यहाँ इस कहानी में कथावाचक कर रहा था। फिर बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी वो डेबरी नज़र नहीं आती है। तो उस लड़की का जो पिता होता है वो कहीं से तार ढूंढ के लाता है और जो छेद होता है उसमें वो तार फंसा देता है और काम चलाने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की जो है वो भी पिता के कंधे पे हाथ रखती है, झुककर वो भी ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वो उससे कभी वो डेबरी जो होती है वो उन्हें नहीं मिलती। तो उस तार से ही वो लोग काम चलाते हैं। लेखक ये सारा दृश्य देखता भी है और बीच बीच में उनसे प्रश्न भी कर रहा है, उनसे ये जानना भी चाह रहा है कि उनकी हालत ऐसी क्यों है और इस तरह की उनकी आर्थिक तंगी है तो वो लोग कैसे जीवन जीते होंगे। उस बच्ची जो बीमारी से ग्रसित है वो बच्ची किस तरीके से अपना जीवन आगे चलाएगी, क्या इन्हें खाने के लिए भरपूर भोजन उपलब्ध होता है या नहीं होता है, कैसे ये लोग अभावों में जीवन जी रहे होते हैं। ये तमाम बातें जानने की कोशिश कथावाचक कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ ये बातें जानने की कोशिश करता है और उनके लिए कोई सहायता या कोई मदद नहीं करता है।
फिर वो जैसे ही उस डेबरी नहीं मिली तो उस छेद में वो तार फंसा देता है। फिर गाड़ी पे बैठ के आगे चलने होता है, लड़की भी पीछे बैठ जाती है। लड़की की बीमारी के बारे में लेखक पूरी जानकारी लेता है। पिता भी उसके इंजेक्शन लगने वाली बात बताता है, यहाँ तक कि वो पैसे भी बता देता है कितने पैसे के इसके इंजेक्शन लग रहे हैं। ये सारी बातें समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन कथावाचक फिर बार बार वही कोशिश कर रहा है केवल उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कर। लेकिन वो जो परिवार है लेखक की संवेदनाएं लेना नहीं चाह रहा है, लेकिन लेखक भी आदत से मजबूर है, करे क्या, क्योंकि वो मदद तो कर नहीं रहा है। तो सिर्फ वो सोच रहा है कि मैं सहानुभूति और संवेदनाएं ही प्रकट कर दूं, उसी से शायद इनको ये लगे कि ये हमारे कारण कितना दुखी है। तो एक तरफ आप देखेंगे तो इसमें यथार्थ कम, दिखावा ज़्यादा नज़र आता है। और ये परिवार जो है, ये वाला जो परिवार है वो यथार्थ कम, केवल दिखावा ज़्यादा करने का प्रयास कर रहा है। और ये जो परिवार है वास्तव में इसे मदद या सहायता की ज़रूरत है, लेकिन ये वर्ग इसकी मदद और सहायता नहीं कर रहा। इसलिए इस वर्ग की जो हालत है वो बद से बदतर होती जाती है। और ये इस वर्ग की जो हालत है वो न तो आगे जा पाते हैं न पीछे, बल्कि मध्यम वर्गीय जीवन जीते रहते हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं इन लोगों की विचारधारा रही होगी। तो कथावाचक ने यहाँ यही प्रयास किया है। और अंत में कथावाचक को वो डेबरी नज़र आ जाती है और उस लड़की को, पिता को कहता है कि ये रही इस जो आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो। फिर वो लेते हैं, गाड़ी में लगाते हैं और चल देते हैं। ये पूरा एक ही दृश्य है जो एक सड़क के किनारे ही दृश्य दर्शाया गया है। और लेखक उसके साथ जाके बस ये प्रश्न कर रहा है, उनकी माली हालत जानने की कोशिश कर रहा है। और सब कुछ जानने के बाद भी करता कुछ नहीं है सिवाय संवेदनाएं प्रकट करने की। तो इस कहानी के माध्यम से सहाय जी ने इन 2 वर्ष सेब जो है उसे शीर्षक बनाया है। और सेब जो है वो संपन्न लोगों को नसीब होता है, गरीबों को नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। और वो लड़की सेब को ऐसे पकड़े हुए हैं और वो उस समय उसे खाना भी चाहती है, लेकिन पिता उसे खाने को मना कर देते हैं। लेकिन लड़की जो है वो सेब को अपने आप से अलग नहीं कर रही होती है। तो वो लेखक यही सारे जो बातें देखता है तो वो मन ही मन बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उन लोगों के लिए वो कोई मदद या कोई सहायता नहीं कर पाता है। तो सहाय जी ने तत्कालीन समाज में इन वर्गों की जो यथास्थिति थी उसी को इस कहानी के माध्यम से प्रकट किया। तो आप इस एक दृश्य के माध्यम से पूरी कहानी को ध्यान में रखेंगे। कोई विशेष कहीं किसी पात्रों के, किसी जगह के कहानी में कहीं कोई नाम नहीं दिया गया। एक तरीके से इसमें बस वो संवेदनाएं और सहानुभूति वाली बात रखने के प्रश्न उत्तर के माध्यम से या उस लड़की के पिता और लड़की से बातचीत करने के माध्यम से कथावाचक ने इन 2 वर्गों के यथार्थ को उजागर करने का प्रयास किया है। तो सहाय जी की यही सेब कहानी है जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तो आप 1-2 बार इन बातों को सुनिएगा तो इस कहानी की मूल संवेदनाओं को आप समझ पाएंगे। और जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द आपको जवाब देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी की मूल संवेदनाएं आपकी समझ में आ गई होगी। और बाकी बातें जो हैं पाठ्यक्रम की वो अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।